अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मीडिया रियासत का चौथा सतून। जमहूरी माशरों में जमहूरियत के फरोग की अलामत, आम आदमी की आवाज रियासत और रियाया में राब्ते का जरिया है। मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी रियासत की बुनियादें मजबूत बनाने के लिए शब रोज मेहनत करते हैं। जमहूरियत मीडिया की वजह से ही परवान चढ़ती है। किसी भी माशरे में जमहूरियत का अंदाजा भी मीडिया की आज़ादी और आज़ादी इजहार राय से लगाया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मीडिया को जमहूरियत की बुनियाद करार देते रहे हैं, खुद को आज़ादी इजहार का अलंबरदार करार देते रहे, कहते रहे। उसकी सबसे पहले एक झलक आपके सामने रखता है। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है, लेकिन गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए दुनिया के 5 खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया है। यही नहीं है, बल्कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर सवालात उठाए हैं। RWB के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान 180 ममालिक में से 145वें नंबर पर आ गया है। यही नहीं, बल्कि फ्रीडम नेटवर्क ने भी पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर सवालात उठाए। मीडिया, जिसे जमहूरियत की बुनियाद करार पाकिस्तान में बंदिशों का शिकार है। इस वजह से आलमी इदारे पाकिस्तान में जमहूरियत पर भी सवालात उठा रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 167 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 110वां नंबर है। इसकी बुनियादी वजह मुल्क में इजहार राय पर पाबंदी को करार दिया गया है। जरीदे के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में इजहार राय और मीडिया की आज़ादी शदीद खतरात से दो चार रही है। गुज़श्ता 3 बरस से पाकिस्तान का स्कोर इजहार राय में मुसलसल कम हो रहा है। आज़ाद मीडिया के हवाले से भी पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 109वें नंबर पर है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तान में मीडिया तो मीडिया से भी ज़्यादा आज़ाद है। Pakistan press, to call Pakistan press as if they're curbs on it. Pakistan has one of the freest presses in the world. सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है तो इस पर बंदिशें कौन आयद कर रहा है। अगर वाकई इमरान खान साहब जैसे कह रहे हैं कि मगरबी ममालिक से भी ज़्यादा आज़ाद मीडिया हमारे यहाँ है, तो इस पर बंदिशें कौन आयद करता है, इस पर प्रेशर कौन डालता है, सहाफ़ियों को उठाया क्यों जाता है, उन पर तशद्दुद क्यों किया जाता है। इसकी वजह खुद इमरान खान साहब ने बताई। वो क्या कहते हैं, ज़रा उनकी इस वजह को भी सुन लेते हैं। आज़ाद मीडिया एक जमहूरियत का हुस्न होता है, एक माशरे का एसेट होता है, बहुत बड़ा असासा होता है। तो मुझे तो कभी आज़ाद मीडिया से कोई मसला कभी आया है ना आ सकता है, क्योंकि वो डरते वो हैं जिन्होंने चोरी करनी होती है, वो हमेशा आज़ाद मीडिया से डरते हैं। इसलिए नवाज शरीफ ने नजम सेठी को 97-98 में पकड़ के अच्छी तरह मार पड़वाई थी जब उसने उसकी करप्शन पे आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उनको डर रहता ना, इसलिए वो पैसे भी देते हैं, मीडिया को डराते भी हैं। मुझे तो कोई भी डर नहीं है। मैं तो कहता हूँ बल्कि अच्छा है कि अगर मीडिया सही माने में तहकीकात करके हमारी अपनी गवर्नमेंट पे रखे तो हमारा तो फायदा करेगा। अब मीडिया पर पाबंदी और मसाइल का ये सिलसिला एक ऐसी हुकूमत के दौर में हुआ है जिसके सरबराह ममलकत मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान अपनी हुकूमत के क़याम का क्रेडिट ही मीडिया को देते रहे हैं। माजी में वो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इक़्तिदार में आई है तो इसका क्रेडिट मीडिया। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है। 3 चीजें तो हैं जो जमहूरियत को प्रॉप अप करती हैं: आजाद अदलिया, साफ और शफाफ इलेक्शन और आजादी राय। अगर इसमें से किसी को भी हाथ डालेंगे तो अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके घर बैठे रहेंगे, इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आजादी राय को नुकसान पहुंचाया, हम सड़कों पर निकलेंगे। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान आप इक़्तिदार में आने से कबल मीडिया को क्रेडिट दिया करते थे, लेकिन कुर्सी इक़्तिदार पर बराजमान होते ही मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। जमहूरी माशरों में मीडिया का काम ही हुकूमती इक़दामात पर मस्बत तनकीद करना होता है, पॉलिसीज़ पर सवालात उठाते हैं, दुरुस्त पॉलिसी बनाने के लिए रियासत पर दबाव डालते हैं, खामियों की निशानदही करते हैं ताकि जमहूरी इक़्तिदार बहाल हों और रियासत रियाया के लिए मफाद आमा के लिए काम कर सके। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में इसी मीडिया को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करते रहे हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं खुद इमरान खान साहब, उस वक्त क्या कहा करते थे अपने आप को, आज इमरान खान साहब क्या सोचते हैं मीडिया को लेकर, वो भी आपको दिखाता है। देखिए, मैंने मीडिया को हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड। एक मीडिया में वो लोग हैं, चाहे आप उल्टा भी लटक जाए ना तो उन्होंने आपको बुरा भला ही कहना। दूसरा मीडिया में वो लोग होते हैं जो कि जब आप अच्छा करते हैं आपको ऊपर चढ़ा देते हैं, जब आप बुरा करते हैं तो आपसे बुरा कोई नहीं। तीसरा एक होता है क्रिटिक, जो असल में आपको फ़ायदा पहुंचाता है, वो सही माने में तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है, ये इनके चैलेंजेस हैं, हाँ यहाँ इनको तनकीद करनी चाहिए, बुरा कर रहे हैं लेकिन ये अच्छा भी कर रहे हैं, वो कम होते हैं। मैं कभी मीडिया
की तनकीद से नहीं डरा, क्योंकि मैं तो आदी हूँ। जब आपके ईमान का हिस्सा है कि इज़्ज़त अल्लाह सिर्फ देता है और कोई आपको जलील नहीं कर सकता आपके अमाल और उसकी परमिशन के बगैर, तो आप आज़ाद हो जाते हैं इससे। वज़ीर आज़म को अपने दौरे हुकूमत में मीडिया भी अच्छा नहीं मिला। वो खुद मीडिया के रवैयों पर तनकीद करते रहे हैं। वो आम आदमी की आवाज़ बनने पर मीडिया को हदफ़े तनकीद बनाते रहे। वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान। ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों की इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा। तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। गुज़श्ता 3 बरस में पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त की दर्जाबंदी में नीचे गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की दर्जाबंदी में कमी की कई वजूहात हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में मुताद्दिद टीवी चैनल्स को बंदिश का सामना करना पड़ा, अखबारात की तकसीम में रुकावटें डाली गई, मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद किए गए। यही नहीं बल्कि ऐसे टीवी चैनल्स जो ऑपोजिशन को एयर टाइम देते थे, केबल पर उनके नंबर्स में रद्दोबदल किया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए, उन्हें धमकियां दी गई। बैनुल-अक़वामी इदारे ने मीडिया पर दबाव और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से गुज़श्ता 3 रिपोर्ट पेश किए, लेकिन एक और तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने पाकिस्तान में सिर्फ 1 बरस के दौरान सहाफ़ियों के मसाइल पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस जामे रिपोर्ट में मई 2020 से मई 2021 के दौरान सहाफ़ियों पर 150 हमले हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसी असना के दौरान 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। सहाफ़ियों के साथ इक़दाम कत्ल के 7 वाक़यात रूनुमा हुए। गुज़श्ता 1 साल के दौरान, सिर्फ 1 साल के दौरान 7 सहाफ़ियों को अगवा किया गया, जबकि जाली मुकदमात के जरिए 25 सहाफ़ियों को गिरफ्तार और 27 के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की गई। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से मई 2021 के दौरान 15 सहाफ़ियों को धमकियां भी दी गई। लेकिन वफाकी हुकूमत की नज़र में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों के पीछे भी काफ़ी ही हैं। इससे मुतालिक फवाद चौधरी साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए सहाफ़ी स्टीफन सेकर के सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Well, yes, there has been an incident. I took notice of that incident last night. I sent the senior police officers to investigate the case. We have found even the CC footages. We got the footages of the people who were involved in this case, and people will be apprehended. But it's a bit fashionable for the Western media to accuse ISI on every time when such incidents happen. And I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. So this is one problem that we face. अगर माजी करीब की बात की जाए तो बहुत सारे सहाफ़ियों को न सिर्फ धमकाया गया बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसमें बहुत सारे नाम आते हैं। अबसार आलम साहब के साथ जो कुछ हुआ वो वाक़या आपके सामने है। हाल ही में साफ़ी असद तूर के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। और ये जो इंटरव्यू वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने स्टीफन सेकर को दिया है, उसमें वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि असल में इस तरह के हादसात रूनुमा होते नहीं हैं, ये ढोंग रचाया जाता है। और किस लिए होता है? असाइलम सीख करने के लिए होता है। दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने एक चुटकी भरी है। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यकीनन यह आदाद-ओ-शुमार आपकी हुकूमत के लिए सवालिया निशान है जो मुख्तलिफ तंजीमें दे रही हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से जो पाकिस्तान की सहाफ़ती दर्जाबंदी है उससे मुतालिक जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है वो लम्हा फ़िक्रिया है। आपकी हुकूमत ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाने का वादा किया, सहाफ़ियों की हिफाजत का ऐलान किया, लेकिन बिल के हवाले से ऐलानात और वादे भी महज हवाई बातें ही साबित हुई, क्योंकि वज़ारत इंसानी हुकूक और वज़ारत इत्तलात ने मिलकर इस बिल का ड्राफ्ट काबीना से मंजूर कराया, जिसके बाद इसे क्लियरेंस के लिए वज़ारत कानून को भिजवाया गया, लेकिन वज़ीर कानून फ़रूख नसीम ने इसे मुस्तरद कर दिया। मीर रियासत जहाँ सहाफ़ियों पर पाबंदियों पर आलमी इदारे इज़हार तशवीश कर रहे हैं, वहीं आपकी हुकूमत जर्नलिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से सहाफ़ियों को मज़ीद पाबंदियों में जकड़ने की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। मीर रियासत जिस तरह रिवायती मीडिया को कंट्रोल किया गया, आप सोशल मीडिया को भी काबू करने की कोशिश की जा रही है। मीर रियासत आप इस सोशल मीडिया को काबू करना चाहते हैं जिसे आप तहरीक इंसाफ की कामयाबी की वजह करार देते रहे। इससे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह करार देते रहे, आज वो सोशल मीडिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इक़्तिदार में आने की वजह करार दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अगर प्रोड्यूसर दिखा सकें इमरान खान साहब का वो साउंड बाइट जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इक़्तिदार में सोशल मीडिया को करार देता है। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है और उसको फिर बूस्ट मिली सोशल मीडिया की वजह से। मीर रियासत वर्किंग जर्नलिस्ट पहले ही हुकूमत की अताब का शिकार है। अब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए इदारों और फ्रीलांसर्स को भी पाबंदियों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है।
मेरी रियासत जब जब मुजव्वजा बिल के निकात पर गौर किया जाए तो रुकावटें, बंदिशें और मसाइल ही नजर आते हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ड्राफ्ट के मुताबिक ये एक आज़ाद, मौसर और शफाफ अथॉरिटी होगी जो हर किस्म के ज़राए अबलाग बशमूल डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगी। अखबार निकालने, सोशल मीडिया चैनल चलाने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। इससे पहले अखबार शाया करने के लिए डिक्लेरेशन ली जाती थी, अब हुकूमत से लाइसेंस भी लिया जाएगा। लाइसेंस में कई शराइत दी गई हैं, किसी भी शर्त के खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। नई मुजव्वजा ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी ऑनलाइन अखबार, वेब टीवी चैनल, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल, किसी भी किस्म का वीडियो लॉग, यूट्यूब चैनल, हत्ता कि जो नेटफ्लिक्स है और अमेजॉन पर जो राय कायम करने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। इस पर अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या इस पर कोई राय देना चाहते हैं तो लाइसेंस हुकूमत से लेना होगा। रिवायती और सोशल मीडिया चलाने के लिए ये लाजिम होगा कि रियासत के सरबराह कानून साज इदारों के खिलाफ मवाद चलाने पर पाबंदी होगी। ये अथॉरिटी यूट्यूब और दीगर चैनल्स के मालिकान के माली मामलात की मालूमात और दीगर दस्तावेजात भी मांग सकती है। हुकूमत ने फ्रीलांसर्स के गिर्द भी घेरा तंग करने का फैसला किया है। इसी ड्राफ्ट में फ्रीलांसर्स भी अपनी रिपोर्ट किसी भी गैर मुल्की इदारों को भेजने से कबल मुतल्लिका अथॉरिटी से इजाजत लेंगे। यही नहीं बल्कि इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 3 साल तक की सजा और 2.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। मेरी रियासत एक सहाफ़ी जिसे हुकूमत के दबाव पर नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसके पास सहाफत के सिवा कोई भी जरिया माश नहीं होता है, अगर वो सोशल मीडिया पर आकर कुछ कमाना चाहे तो भी बंदिश का सामना करना पड़ता है। बंदिशें होती हैं, पाँव में बेड़ियां डालती जाती हैं। मेरे रियासत सहाफ़ी सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्क में फ़ॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने का ज़रिया है। जो ज़रिए मुबादला कमाया जाता है उसके ज़रिए से मुल्क में पैसे आते हैं डॉलर्स की सूरत में, और आप ही कहते हैं कि जब डॉलर्स कमिंग इन यानी डॉलर्स सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं तो मईशत बूस्ट होती है। मेरे रियासत आपके इक़दाम जहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट को बेड़ियों में जकड़ने के मुतरादिफ है, कुफल बांधने के मुतरादिफ है, उनके लबों को ताला दागने के मुतरादिफ है, वही हज़ारों नौजवान जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी मसाइल खड़े हो सकता है। मेरी रियासत ये बिल गैर मंतकी और गैर आइनी है। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत ऐसा कानून ला ही नहीं सकती है। आइन हमें जीने का, खाने पीने और इलाज तक रसाई का हक देता है। यही आइन शहरियों को इजहार राय की आज़ादी भी देता है। मेरे रियासत आप शहरियों से ये हक कैसे छीन सकते हैं, ये सवाल है। फिक्र पर दस्तक है अरबाब इख्तियार की। इसी दस्तक के साथ अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में शिकस्त का खौफ क्यों है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ से। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का ऐलान होते ही रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इलेक्टेबल्स और सरमायाकार एक्टिव हो गए हैं। इन्हीं इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में इंतजामी ऑफिसर को तब्दील किया गया है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तवील अरसे तक खिदमात सर अंजाम देने वाले ब्यूरोक्रेट शकील कादिर को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तैनात किया। वही शकील कादिर जो सूबाई हुकूमत में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने चार्ज संभालते ही आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की मकबूलियत के हवाले से रिपोर्ट्स तलब की, लेकिन उन्हें इस पर शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। रिपोर्टेडली उन्हें मायूसी हुई है जानकर कि इलेक्शन का ऐलान होने तक पीटीआई को 45 हल्कों में से 5 से ज़ायद नशस्तें मिलने के कोई इम्कानात नहीं थे। इस वक्त वफाकी हुकूमत का सारा दारोमदार रियासत में मौजूद इलेक्टेबल्स पर है, जिनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए बोलियाँ लगाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इस सिलसिले में एनसीओसी के जरिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया जिसमें रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर तैयार किया गया, लेकिन वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने इस खत को इंतखाबात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दे दिया है। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है कि इस तरह के ये खतो किताबत चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लेटर लिखा, इलेक्शन कमीशन को लिखा, वो पोस्टपोन करे। वो कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन भाई? उसके पास इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली को हासिल है। उसके लिए भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, यहाँ नहीं हुआ इलेक्शन इसके दौरान। अब ये गिलगित वाला ड्रामा करना चाहते हैं कि जी हमें वक्त मिले और हम जो आजाद कश्मीर के अंदर तोड़ फोड़ करें। शर्म आनी चाहिए इस सोच और फिक्र को। अगर इस्लामाबाद में बैठा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एनसीओसी के खत को इंतखाबात में मुदाखलत करार दिया है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन इल्तवा को धांधली का जरिया करार दिया है। इस हवाले से दोनों पार्टीज का क्या मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखता है। उसका क्या ताल्लुक है इलेक्शन से?
कोशिश है आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली करने की, एक मिली भगत है, कोशिश पूरी है इलेक्शन चोरी किया जाए। आजाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौक़िफ़ की क्या हैसियत रह जाएगी। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे। कश्मीर का हमारा 73 साल का मौक़िफ़ है, अगर वो कमज़ोर हो गया उसकी तलाफी कौन करेगा। हम इस मामले को रिजेक्ट करते हैं जो NCOC ने लिखा है, और हमारी डिमांड है कि खत वापस लें और कश्मीर के इलेक्शन टाइम पर हो। असूलों पर खड़े हैं, हमारा असूल आइन का असूल है। अब आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात में 45 हल्के हैं। इन हल्कों पर तहरीक इंसाफ को 300 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन PTI ने आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्टेबल्स को टिकट्स दे दिए हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए सरदार तनवीर इलियास खासे सरगर्म दिखाई देते हैं। कश्मीर की फ़ज़ाओं में उनका हेलीकॉप्टर मंडलाता दिखाई दे रहा है। उनकी कारकर्दगी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनकी प्रोग्रेस से, उनकी परफॉर्मेंस से, कि एक मुस्लिम लीग नून का वज़ीर सुबह 10 बजे तक वज़ीर था, शाम को सरदार तनवीर इलियास साहब की मैयत शामिल हुआ तो रात को टिकट मिल गया। उनसे मिलते ही रात टिकट का जारी कर दिया जाता है। दूसरा MLA सुबह 11 बजे तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, शाम को सरदार तनवीर इलियास खान उन्हें लेकर बनी गाला पहुंचे और टिकट थमा दिया गया। मैं चाहता हूं जरा अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें सरदार तनवीर इलियास साहब की एक्टिविटी भी, और जरा हमारे व्यूवर्स को भी मिले ये 10 सेकंड्स का जो लूप चल रहा है। इसके अलावा अगर वो आप दिखा सकें तो आई वुड बी ग्रेटफुल। आज़ाद कश्मीर के शहरी परेशान है इस तमाम तर सूरत हाल पर कि 300 उम्मीदवारों में से किन बुनियादों पर चौधरी अनवारुल हक, सगीर चुगताई, चौधरी शहजाद और अली खान सोनी जैसे पैराशूटर्स को टिकट जारी कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की दीरीना कारकुन LA 31, LA 26, LA 28, LA 8 में टिकट्स के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात का जी ये फुटेज आपके सामने है जी। ये हेलीकॉप्टर है जो आजकल आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाओं में मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको वो याद दहानी हो गई आम इंतखाबात 2018 की, कि जहाँ पर एक जहाज़ आपको मंडलाता हुआ दिखाई देता था, वो जनूबी पंजाब में होता था, तो वहाँ से कुछ लोगों को लेकर बनी गाला पहुँचाया जाता था। इलेक्टेबल्स की फ़ौज ज़फ़र मौज तैयार की जाती है। उसके बाद आम इंतखाबात 2018 में ये भी देखा जाता है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे और वफाक में इक़्तिदार में आती है। ये सरदार तनवीर इलियास खान साहब है जनाब, और ये भरपूर कैंपेन पर है। सरदार तनवीर इलियास के अपने टिकट पर भी सवालात उठ रहे हैं। जो टिकट उनको जारी किया गया है, पार्टी के वो दरीदा कारकुन जो गुज़श्ता 10 बरस से आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। यकसर उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। सरमायादार वफाकी वज़रा से कुर्बत की बुनियाद पर टिकट्स तकसीम किए जा रहे हैं, सवालात पर सवालात उठाए जा रहे हैं। यही सवालात लेकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के कारकुनान बनी गाला पहुंचे। वज़ीर आज़म के मकान को जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। कारकुनान का मुतालबा था कि टिकट मेरिट पर दिए जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ताहाल मुतअद्दिद हल्कों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ मजीद इलेक्टेबल्स के इंतजार में है? सरदार तनवीर इलियास अपना नीलम का हल्का छोड़कर बाग से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? असल कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी नीलम है, जहां से वो इलेक्शन माजी में लड़ते रहे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर बाग से इलेक्शन लड़ा जा रहा है जिस पर कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका हेलीकॉप्टर आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाओं में क्यों मंडला रहा है? सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर सियासत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद को रिप्लेस कर रहे हैं। इस हवाले से चौधरी सुल्तान महमूद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त PTI का जो रुझान है लोगों का वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसमें कई लोग शामिल होंगे, पैसों वाले भी होंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट वाले भी लोग शामिल होंगे, और अगले आप हफ्तों में देखेंगे कि बेशुमार लोग शामिल होंगे। और इसमें हेलीकॉप्टर का कोई चक्कर नहीं। आप इमरान खान के विजन को जानते हैं, लेकिन जो शामिल होता है हम उसे PTI में वेलकम करें। PTI में टिकटों की तकसीम और दीगर मामलात पर आज हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास को मदऊ किया था। उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए वक्त दिया, हमारी टीम बताए गए एड्रेस पर पहुंची, दिए गए वक्त पर वहां पहुंची, लेकिन सरदार तनवीर इलियास ने कोई भी वजह बताए बगैर हमारे प्रोग्राम में बात करने से इनकार कर दिया। हमारी टीम के साथ वहां मौजूद अमले ने जो बदतमीजी की, टेलीफोन पर कोऑर्डिनेशन के दौरान भी रऊनत आमेज रवैया इख्तियार किया गया। हम उस वक्त भी उन्हें लाइव प्रोग्राम में शिरकत की दावत देते रहे और अब भी उन्हें शिरकत की दावत दे रहे हैं। लाइव प्रोग्राम है, आप अगर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। उनकी टीम का कोई भी फर्द राब्ता कर सकता है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि वादा करने के बावजूद अगर मौसूफ सवालात के जवाब नहीं दे रहे तो वो आम शहरियों के सवालात का जवाब कैसे देंगे? जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पूछेगा वो सवाल का जवाब कैसे होगा? अभी तो वो मंडला रहे हैं, लेकिन इस रवैये से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए उनको देने को क्या है और क्या लहजा है, क्या रवैया है। आज़ाद कश्मीर के सियासी मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर से सीनियर
वजीर हमारे साथ चौधरी तारिक फारूक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी तारिक फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाओं में आजकल तब्दीली की हवा चल पड़ी है और बहुत सारे सियासी पंछी अपने घोंसला तब्दील कर रहे हैं। और वेरी लाइटर नोट, क्या आप भी अपना घोंसला तब्दील करने का इरादा रखते हैं? मतलब मुझे तो हैरानगी हुई आपके सवाल पे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमारी पार्टी में बड़े कमिटेड लोग हैं, पार्टी बड़ी कमिटेड है, हमारी सोच और फिक्र में अल्लाह के फजल करम से पुख्तगी है। इस तरह के हालात में बाद लोग फैसला करते हैं, लेकिन जो सियासी शऊर रखते हैं या जिनकी अवाम के साथ वाबस्ती होती है वो इस तरह के फैसले नहीं करते, और ना ही इस तरह की जो लोग अपनी पोजीशन चेंज करते हैं उनको अवाम पसंद करते हैं। आजकल बड़े बादशाह हैं जी, कुछ लोग पोजीशन तब्दील कर चुके हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मुस्तकबिल करीब में आपके नोटिस में भी तो होगा कि वो कौन से ऐसे पंछी हैं जो इरादा रखते हैं घोंसला तब्दील करने का, क्योंकि आज़ाद कश्मीर खासतौर पे बाग की फ़ज़ाओं में आजकल हेलीकॉप्टर का बड़ा दौरा है। तो इससे मुतालिक भी बताइएगा कि कहाँ से उड़ान भरता है ये कॉप्टर और कहाँ जाता है और फिर किन लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि आम इंतखाबात 2018 के तनाजुर में अगर देखा जाए तो एक जहाज़ था जो इलेक्टेबल्स की फौज इकट्ठी कर रहा था। तो क्या आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? आज़ाद कश्मीर में जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया था तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉर्टीज जो है वो देखी हुई हैं हेलीकॉप्टर्स की। यहाँ पे ना कोई करीन है ना कोई तरीन है। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बड़े सियासी लिहाज से बाशऊर हैं और इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको पसंद भी नहीं करते, और ना ही हमको खौफजदा है इस हवाले से। लोगों का अपना एक लोगों की अपनी सोच और फिक्र है, और ये माशी लिहाज से या किसी खास एक नुक्ता नज़र से जो लोग समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है वो बहलाया जा सकता है या उनके नुक्ता नज़र से हटाया जा सकता है, वो शेक्सपियर की दुनिया में रहना चाहते हैं, यूटोपियन लाइफ में रहना चाहते हैं तो बेशक रहे, लेकिन ऐसी कतई कोई बात नहीं। एनसीओसी का जो फैसला था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को थोड़ा सा डिले किया जाए, इस फैसले को ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत की गई है कि असल में वहाँ पर शायद कुछ इंतखाबात को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये एक पॉलिटिकल जो है वो अनाउंसमेंट है एनसीओसी की तरफ से। तो आपकी रिजर्वेशंस क्या है, खदशात क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस फैसले को लेकर? हमने डीबी में बहुत कुछ देखा है। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर जीवी नहीं है। तीसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का अपना एक आइन है, आज़ाद कश्मीर की अपनी एक हुकूमत है, और आज़ाद कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है आलमी सतह पे मसला कश्मीर के हवाले से। वैसे जम्मू कश्मीर सारी आपको पता है डिस्प्यूटेड है। हमें नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई एडवेंचर ऐसा यहाँ पे किया जाएगा। उस अदारे ने एनसीओसी ने जो एक रिक्वेस्ट की है वो चूंकि आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए इसका फैसला तो जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने कर दिया है, लेकिन मसला है आज़ाद कश्मीर की असेंबली के जो बहुत बाख्तियार है उसके अलावा और किसी को अख्तियार हासिल नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को यहाँ के ले जा सके या कोई किसी को इंजीनियरिंग के लिए जो है पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए पेश कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी हो सकती है, ना हमारी मौजूदगी में ऐसा मुमकिन है। लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी रुझान देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो वफाकी हुकूमत में होता है, जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है, सेंटर में बैठा होता है, वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है। और अभी भी कहा यह जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी जो हाल ही में जिन्होंने चार्ज लिया है, शायद वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बड़ा क्लोजली इन कॉन्टेक्ट हैं और कहीं मनूवरिंग की कोशिश की जाएगी। आपको कुछ ऐसा शायबा है, कोई तासुर ऐसा मिल रहा है? आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी का जो होता है वो पोस्ट ऑफिस से ज्यादा नहीं है, वॉलंट ऑफिसर है, और रूल्स ऑफ आज़ाद कश्मीर के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है 1985 के, उनके मुताबिक वो जो है वो परफॉर्म करते हैं, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का अख्तियार है। इस मामले में किसी को अजाम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि इस तरह के माहौल में इस तरह की बातें होती रहती हैं, ऐसी बात मुमकिन नहीं है, हालात ऐसे नहीं है। और ये जो बातें की जा रही हैं, ये बाद लोग अपने आप को या अपने साथियों को धोखा देना चाहते हैं, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत इंतखाबात जो है वो बिल्कुल गैर जानदाराना और शफाफ चाहती है। इंडिपेंडेंट हमारा इलेक्शन कमीशन है और वो अपना काम कर रहा है। ये जो तासर है बाहर भी कि लिंक अफसरान जो है वो बहुत ज्यादा कोई मौसर किरदार अदा करते हैं, तो वो आज़ाद कश्मीर के आइन को पढ़ लें, और अगर आइन को पढ़ेंगे और रूल्स ऑफ बिजनेस हमारे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसी करते हैं। अच्छा साहब, इख्तिसार से मुझे बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आम इंतखाबात में स्मूथ सेलिंग होगी, या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार कोई टक्कर देगी, आपको कोई टफ टाइम मिलेगा? देखिए, एक तो उनसे अपना घर ही नहीं संभाला जा रहा। पाकिस्तान के जो हालात है वो सारे लोगों को पता है कि वो क्या है। वहाँ पता नहीं कितने ग्रुप, कोई 3 ग्रुप है, कोई
अमीर तरीन ग्रुप है और कोई उससे भी ज्यादा अमीर तरीन ग्रुप है, तो उससे हमें कोई गरज नहीं है। लेकिन आजाद कश्मीर में तो सरदार तनवीर अलियास साहब की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है। वो ऐसी बात नहीं है, कोई बातगश नहीं है। वो खुद इलेक्शन में जा रहे हैं, जब वो उन्हें खुद इलेक्शन में चलना पड़ेगा तो फिर पता चलेगा। हर जगह इलेक्शन में नहीं जाता, यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है और लोगों के पास जो है उनके साथ जो है वो वक्त गुजारना पड़ता है। ये कोई आसान बात ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक फारूक, सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, कोई शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के तालीम से इंसाफ की बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ करेंगे। वेलकम बैक। किसी भी माशरे की तामीर के लिए असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी असातिज़ा के लिए बेहतरीन निज़ाम लाने का वादा किया था। इमरान खान साहब असातिज़ा से मुताल्लिक़ क्या कहा करते थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कौमें बनती हैं टीचर्स से, तालीम से, और टीचर्स का जो रोल है वो तो शायद माशरे में सबसे बड़ा रोल है। और इंशाल्लाह जो नया पाकिस्तान जब मैं उसकी ख्वाब देखता हूँ तो उसमें सबसे अहमियत, इज़्ज़त और सबसे अच्छी तनख्वाहें टीचर्स और प्रोफेसर और हमारे आलम जो माशरे में आलम होते हैं इंशाल्लाह हम उनको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असातिज़ा से मुताल्लिक़ क्या कहा करते थे, उसकी एक झलक आपने देखी है। इमरान खान साहब इस बात के हामी थे कि वो असातिज़ा को ना सिर्फ बैज लगाएंगे बल्कि पुलिस उनको सल्यूट भी करेगी। ना सिर्फ उनकी छाती पर बैज लगाएगा बल्कि उनको सल्यूट किया जाएगा, उनको जो है वो एहतराम इस तरह से किया जाएगा। इमरान खान साहब खुद कहा करते थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असातिज़ा को इज़्ज़त और एहतराम देने का वादा करते रहे हैं, लेकिन उनके दौरे इक़्तिदार में असातिज़ा के साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है, ज़रा वो रवैया मुलाहिज़ा हो। आपको दिखाते हैं ये फुटेज जी। ये कोई दहशतगर्द या आदि मुजरिम नहीं है, ये कोई इंतहाई मतलूब फ़र्द भी नहीं है जो ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, साकित है, बल्कि पुलिस का तशद्दुद सहता ये शख्स डॉक्टर दिलनवाज खान है। प्रोफेसर डॉक्टर दिलनवाज खान साहब है, जिन्होंने जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने बैरून मुल्क की बजाय पाकिस्तान आकर खिदमत करने का फैसला किया, लेकिन यहाँ उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उन्हें तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। मजबूरन तहरीक इंसाफ की मिसाली पुलिस के मिसाली एहलकार, उनको चीख कर बताया जाता है कि खुदारा बस कर दो, ये प्रोफेसर हैं। उनको वहाँ पर मौजूद लोग पुलिस एहलकारों से दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि आप इन पर तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन आपको हम बताते चले, आपकी गर्ज है कि ये प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, खुदा का वास्ता है इनको बख्श दिया जाए। इस हवाले से क्या मनाजिर देखने को मिले, ज़रा वो मनाजिर भी आपके सामने, वो दर्दनाक मनाजिर आपको दिखाता है। प्रोफेसर दे यार, फुल प्रोफेसर दे, इतने सगवाने प्रोफेसर दे यार। तो चीख कर बताया जा रहा है कि वो प्रोफेसर हैं। पश्तो में बताया जा रहा है पुलिस एहलकारों के कि आप इनको मत मारें, इन पर तशद्दुद ना किया जाए, ये प्रोफेसर साहब हैं, इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन ये मनाजिर देख कर नादिम से हो जाते हैं, शर्म से जो है वो सर झुक जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर दिलनवाज खान साहब खुद ही, जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर, ये असातिज़ा का प्रोटेस्ट था, इस पर क्या मुतालबात थे उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन ये जो मनाजिर देखे जा रहे हैं, आप साकित ज़मीन पर पड़े हुए हैं और पुलिस एहलकार जो है वो आप पर तशद्दुद कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि प्रोफेसर हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ये मामला क्या है, असल में हुआ क्या था? मैं चाहता हूँ ज़रा वो तफसील से बताइए। ये फपासा KP चैप्टर की जानिब से एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और ये प्रोटेस्ट 26 तारीख से शुरू है और हम बड़ी पीसफुल 26 तारीख से अभी तक हमने कोई एक गमला भी हमसे नहीं टूटा अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई किसी किस्म का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा हमने। पुलिस वालों ने यकदम शेलिंग जो थी आंसू गैस के गोले बरसाए और वो गोले इस तरह बरसाए कि मुझे तो समझ नहीं आई, मुझे गिरा तो नहीं हूँ लेकिन लेट गया हूँ, चूँकि आंखों में सोजिश थी, सांस रुक रही थी, इंतहाई ऊपर से गर्मी भी थी, तो मैं ऐसी पोजीशन में था कि मुझसे खड़ा नहीं हो रहा था। बाकी दोस्तों का भी यही हाल था, कोई आगे पीछे भाग गए, लेकिन हमें एक तरफ पुलिस था, दूसरी तरफ जो था वो कांटेदार तार था, हम कहीं जा नहीं सकते। तो इंतहाई हमारी हालत खराब थी। इतने में पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा कि यहाँ से उठो।
हमने कहा बाबा हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, एक तरफ गर्मी भी है, आपने शेलिंग भी के है। उन्होंने फिर डंडे भी बरसाए हमारे ऊपर, उन्होंने खूब मारा। मारने के बाद फिर हमारी हिम्मत नहीं रही, उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से चले जाओ। हमने कहा कि बाबा हमारी पहली बात तो यह है कि हमारी गुनाह किया है, हमारे पास कोई आपको असला नजर आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जो जिससे आपको तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ से चले जाओ। हमने कहा देखो ना, हम प्रोफेसर हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, आप ऐसा ना करो, जुल्म ना करो। आप भी इस मुल्क के सर्वेंट हैं, हम भी सर्वेंट हैं, लेकिन ये आप जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ आपने पीटा, दूसरी तरफ आपने शेलिंग की, अब ये कह रहे हो कि यहाँ से चले जाओ, और हम उठने के अहल नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से हमसे उठा नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने कोशिश की हमें घसीटने की। उसका जो कमांडेंट था एसपी साहब, उन्होंने ऑर्डर किया कि इनको पकड़ो, उनका हाथ पांव से पकड़ो, इसको घसीटो। हमें खूब घसीटा, घसीट के गाड़ी तक लेके गए, गाड़ी में फेंका और फिर थाने लेके गए। थाने में कोई 2 घंटे बिठा के रखा, फिर उसी थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट किए। वहां पे हमें कोई 15-16 प्रोफेसर थे, उनको लॉकअप में डाला। 10 घंटे हम लॉकअप में रहे हैं, और फिर कोई 12 बजे से, रात 12 बजे थोड़ी से पहले या 11 और 12 के दरमियान हमें फिर वही जो एसपी साहब थे जिन्होंने ऑर्डर किए थे, फिर वो आया और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, हमने प्रोफेसर को मारा है। तो बहरहाल हम ना वहां पे कुछ कर सकते थे, हम प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब, जो कुछ हुआ और जो कुछ वीडियो में देखा गया, जो कुछ आप बयान कर रहे हैं, वो बेशक बाइस निदामत है। यकीनन महज़ब माशरों के अंदर उस्ताद की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन जो कुछ हुआ असातिज़ा के साथ, उस पर यकीनन जहाँ वो एसपी साहब आप बता रहे हैं कि नादिम थे, वहीं पर वो वीडियो देखकर मेरा ख्याल है कि सबके सर शर्म से झुक गए होंगे। ये नौबत क्यों आन पहुंची, आपको ये प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा, और उसके बाद फिर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आपको तनख्वाह हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा कि आप बेशक हमें तनख्वाह ना दें, हम मुफ्त में काम करेंगे। लेकिन हमने चांसलर साहब से अपील की, हमने कहा कि सर अगर हम तनख्वाह नहीं लेते तो आप मेहरबानी कर लें, हम मुफ्त में काम करेंगे, लेकिन आप भी मुफ्त में काम कर लें। सेक्रेटरी साहब हैं, चूंकि सेक्रेटरी साहब के अंडर हम आते हैं, वहाँ पे पूरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी तनख्वाह ना लें। इस मुल्क में, इस सूबे में और भी इदारे हैं, वो भी तनख्वाह ना लें, चूंकि हम फिर इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन हमारा फाइनेंशियल सीरियस इशू था। गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया हुआ था कि जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इनके कुछ अलाउंसेस हैं वो काटे जाएं। वो हमारा मुतालबा था सूबाई हुकूमत से कि आप मेहरबानी कर लें। प्रोफेसर साहब, क्या आपको आपके मुतालबात के हल की यकीन दहानी सरकार की जानिब से कराई गई है? ये कोई मुज़ाकरात हुए हैं? मामला कहाँ तक पहुंचा? किसी ने अभी तक हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी ने अभी तक, ना हमारे सीनियर लीडरशिप से किसी ने कांटेक्ट किया है, ना हमसे कोई कांटेक्ट किया है। लेकिन जब से हम पे लाठीचार्ज हुआ है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, हमसे हमदर्दी शो करते हैं। और आज आपको पता शायद होगा कि केपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सब में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। इसी पे प्रोटेस्ट है कि हम, अगर फॉर एग्जांपल हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो हम कम से कम प्रोटेस्ट पे हैं, काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर दिलनवाज खान हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू से वो कर्ब, वो दुख और वो दर्द छलक रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की इल्म दोस्त और असातिज़ा दोस्त पॉलिसियाँ हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। असातिज़ा भी सड़कों पर हैं, स्टूडेंट्स भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तलबा भी सरापा एहतजाज हैं, वो भी इम्तहानात के लिए जो मुतालबात लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी भी दादरसी, उनकी भी सुनवाई कहीं पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इल्म दोस्त पॉलिसियों का तसलसल और बढ़ाया गया है। एक तरफ तो केपी हुकूमत के अंदर असातिज़ा एहतजाज करते हुए दिखाई दिए और उनके साथ क्या रवैया बरता रखा गया वो आपने देखा है। क्या किस तरह से रवैया रखा गया है वो सब कुछ आपके सामने। पंजाब की बात करते हैं। महकमा ख़जाना पंजाब ने आखिरी यानी चौथे क्वार्टर के लिए जो फंड्स जारी किए गए हैं 48,000 स्कूलों को, यानी पंजाब के 48,000 स्कूल हैं और उनको 2 अरब 40 करोड़ का कट लगा दिया गया है। यानी अब सिर्फ जो है वो इस हवाले से 1 अरब के फंड्स जारी होंगे। 48,000 स्कूल्स होंगे, वो किस तरह अपने इंतज़ामी मामला चलाएंगे, वो किस तरह जो स्कूल का बिजली का बिल अदा करेंगे, वो किस तरह स्टेशनरी का बिल अदा करेंगे, वो किस तरह से वहाँ पर मौजूद जो फर्नीचर है उसकी कमी को पूरा करेंगे और कैसे ये मामला चल सकेंगे, ये भी न जाने ये कौन मशवरे देता है। इस बार 48,000 सरकारी स्कूल जो हैं
उनकी ऊपर 2 अरब 40 करोड़ रुपए का कट लगाया गया और सिर्फ 1 अरब रुपए मिलेंगे। और इस वक्त स्कूलों के अकाउंट के अंदर तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपए मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, खुद इमरान खान साहब जो असातिज़ा को बैज लगाने और सल्यूट करने की बात किया करते थे, आज वो ये कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक और मामला है और वो इसी का तसलसल दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सादा तर्ज़ ज़िंदगी की बात की, उन्होंने पुरतयश ज़िंदगी को तर्क करने की बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमतें जो माजी में, ऐसा तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी नहीं होता जो हमारे यहाँ किया जाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म भी बड़ी सादा ज़िंदगी अपनाते हैं। उन्होंने बारहा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की मिसालें भी दी, साइकिल पर जाने की बात भी की। और जब वो इक़्तिदार में आए तो उस वक्त उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियाँ बेचने की बात की। उन्होंने कहा कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो मुल्क भर के अंदर आम करेंगे। इमरान खान साहब उस वक्त क्या कहते थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हम कटिंग करेंगे, हम अहमियत देंगे, अवाम का जो पैसा है वो हमारे शाहना लाइफस्टाइल के लिए नहीं है। हम अपनी मिसाल से ये जो हमने सारी कोशिश की है कि अब गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस इनकी इंशाल्लाह ऑक्शन करेंगे, हम सारे कॉस्ट कटिंग करेंगे, उसका मकसद ये है कि सेविंग तो हमारी थोड़ी सी होगी लेकिन एक पैगाम जाएगा सारे मुल्क में, और सबसे ज्यादा पैगाम जाएगा पाकिस्तान के टैक्स पेयर को। अब तहरीक इंसाफ सादगी के दावे तो करती है लेकिन सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करने से आरी भी दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियां बेचने के बाद आज पंजाब हुकूमत ने वुज़रा के लिए 46 नई पुरतायुश गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो माजी में क्या स्टेटमेंट्स दिया करती थी, वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियां बेचने की बात करती थी और वो हुआ भी, भैंसें तक बेची गई। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत ने वुज़रा के लिए 46 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है। अब ये नौबत क्यों पेश आई है, क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या वाकई आज मईशत इतनी रिकवर कर गई है? क्या तरक्की का पहिया घूम रहा है? क्या वाकई एक कॉमनर को जो है उसका पेट भरा हुआ है? महंगाई बिल्कुल नहीं है? क्या इन्फ्लेशन 13% से ऊपर नहीं है? ये तमाम तर मामला अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला क्यों हुआ है, ये सोचने की बात है। और सोचने की बात तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बगैर जो है उनकी इजाज़त के बगैर ये गाड़ियाँ नहीं खरीदी जाएंगी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अब ये जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दी जाएगी या उनकी इजाज़त के बगैर ये पुरतायुश गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी? और ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? या एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि भारतीय कोरोना ख़तरनाक तरीन क्यों बन रहा है, और ख़ासतौर पर सिंध में जो 4 मज़ीद केसेस इंडियन वेरिएंट के दिखाई दे रहे हैं उससे मुतालिक बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की लहर की कमी और वैक्सीनेशन में तेजी के बावजूद खतरा अभी टला नहीं है। मुल्क में कोरोना केसेस जहां कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट में कमी की बात की जाती रही है कि टेस्ट उतनी तादाद में नहीं हो रहे, लेकिन साथ ही साथ जहां रिस्ट्रिक्शंस हुई, स्मार्ट लॉकडाउन हुए, उनके नताइज भी बड़े सूदमंद साबित हुए, मस्बत हुए। लेकिन एक और खतरा जो इस वक्त सर पर मंडला रहा है वो इंडियन वेरिएंट की मौजूदगी है, क्योंकि इस हवाले से जो यूके वेरिएंट है वो तो हमने देखा कि उसका सुपर स्प्रेड है, लेकिन अब चूंकि कोविड म्यूटेट कर रहा है और डबल म्यूटेट कहलाता है इंडियन वेरिएंट, B1617 वेरिएंट इसको कहा जाता है, जहां इंडियन वायरस की मौजूदगी का पता चलाया गया है, वहीं साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद की तरफ से तस्दीक की गई कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक इंडियन वेरिएंट का केस आया, और वो उस रास्ते से आया कि जहां पर एक जो मुसाफिर है वो बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचे थे, आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक था, क्वारंटीन के अंदर रहे, लेकिन उसके बाद फाइनली अपनी फैमिली में चले गए। लेकिन अब सिंध के अंदर मजीद 3 केसेस का इंकशाफ हुआ है और इस तरह से मजमूई तादाद जो मुसद्दका तादाद है वो 4 दिखाई दे रही है। इससे पेशतर के माहिरीन इंडियन वेरिएंट से मुताल्लिक क्या कहते हैं, ये किस कदर खतरनाक है, वो आपके सामने रखें। इंडिया के अंदर जो सूरत हाल इस वेरिएंट की वजह से रही है, जरा उसकी हल्की सी झलक आपको दिखाता है। इस
इस वेरिएंट की वजह से भारत भर के अंदर क्या सूरत हाल दिखाई दी वो अक़वाम आलम ने देखी। वहाँ पर लोग पर सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन शॉर्टेज है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और अपने प्यारों को दफनाने के लिए, शमशान घाट पर मैयतों को पहुँचाने के लिए लोग जा नहीं रहे हैं। शमशान घाट कम पड़ गए, कब्रिस्तान कम पड़ गए। ये तमाम तर सूरत हाल हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर दिखाई दी और इसकी वजह से बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं। यकीनन उनकी इकोनॉमी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। एक डिप दिखाई दे रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम भी इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र। लेकिन बेहतर हुआ कि हमारे यहाँ इस तरह की सूरत हाल देखी नहीं गई, का इंकशाफ हुआ है। खुदा न खास्ता क्या ये मजीद फैलेगा, उससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ भारत के अंदर इस तरह की सूरत हाल देखी गई बल्कि जो बैनुल-अक़वामी माहिरीन है कोविड से मुताल्लिक, खासतौर पर बरतानवी माहिरीन, वो इंडियन वेरिएंट से मुताल्लिक किन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि कितना मौलिक है, कितना फैलता है और ये तमाम वेरिएंट्स जो अभी तक मौजूद है उनसे किस हद तक मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़रा बरतानवी माहिरीन को सुनते हैं। Indian variant is so much faster that it is now even replacing the previously faster variants. बरतानवी माहिरीन जो कुछ कह रहे हैं वो सब आपके सामने है। इसी हवाले से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस के प्रोफेसर ने क्या कहा है और वो क्योंकि भारत भर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अपनी बड़ी करीब से देख रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के अंदर भी मसरूफ़ हैं। वो क्या देख रहे हैं कि इस वक्त भारत के अंदर इस म्यूटेंट की वजह से, B1617 की वजह से जो कोविड पेशेंट है उसकी हेल्थ के ऊपर मजीद क्या असरात, क्योंकि वहाँ पर हमने ब्लैक फंगस भी देखा है और ब्लैक फंगस की वजह से पेशेंट्स के अंदर जो है वो बीनाई छिन जाने का जो मामला है वो भी सामने आया है कि लोग बेनाई से महरूम हो गए हैं। तो इस हवाले से जो भारतीय डॉक्टर्स हैं उनकी क्या राय सामने आ रही है, ज़रा डॉक्टर साहब को सुनते हैं। कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी। कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। एक तो ये है कि लेकिन इस दफ़ा जो हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएँ तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। कोमोर्बिडिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे पेशेंट्स जिनके पास मल्टीपल डिजीज़ हैं, डायबिटिक हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ब्लैक फंगस तो मौजूद है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम इसकी वजह से, कोविड की वजह से वो पेशेंट्स जिनको बूस्टर्स दिए जाते हैं स्टीरॉइड्स की सूरत में और स्टीरॉइड्स देने की वजह से उनके अंदर ब्लैक फंगस के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। वो डायरेक्टली आइज़ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करता है, जिससे बिनाई से इंसान महरूम हो जाता है। ये इस कदर ख़तरनाक है और इसीलिए भारत के अंदर भी ये तमाम तर सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है, अगर खुदा न खास्ता ये स्प्रेड होता है, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, डिटेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी आबादी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए भी एक और चैलेंज दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से ये वायरस बार बार म्यूटेट कर रहा है, इसकी मुख्तलिफ किस्में शक्लें सामने आ रही हैं, तो क्या ये वैक्सीनेशन उन म्यूटेशंस के ऊपर भी, उन चेंज्ड वेरिएंट्स के ऊपर भी कारगर होंगी या नहीं होंगी, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है और जल्द अज जल्द इस पर काबू पाना होगा ताकि हम यहाँ पर अपने लोगों को वैक्सीनेट करके उनकी जानों को महफूज बना सकें। ये तो था आज का 10 तक। भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।